हेलो फ्रेंड। एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ कि जो प्रत्येक वीकेंड पे जो मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि है कि क्वेश्चन पेपर होगा जो कि आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा, तथा सैटरडे या संडे को मैं उस पर जो क्वेश्चन होगा उसमें मैं डिस्कशन करूँगा। तो इसके लिए लिंक मैंने ऑलरेडी जो एनबीके जिस क्लासेस है उस पर मैंने एक टेलीग्राम लिंक तथा व्हाट्सएप लिंक दे दिया है। जो लोग भी उनसे जुड़ना चाहते हैं, उस टेस्ट सीरीज का लाभ उठाना चाहते हैं, ये टोटल टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस लिंक के साथ शेयर अपने आप को जोड़ लीजिए, ताकि जो क्वेश्चन पेपर होगा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आज का जो मैं टॉपिक पे आता हूँ, जो बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो आर्ट एंड कल्चर है, कला एवं संस्कृति है, उसमें मूर्ति कला तथा चित्रकला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों मूर्ति कला और चित्रकला, तो बिहार के जो एग्जाम है उसमें जो आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मूर्ति कला और चित्रकला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहला स्लाइड पे आता हूँ। जो मूर्ति कला है, यहाँ पे जो मौर्य काल है, इसमें मौर्य काल, गुप्त काल तथा पाल काल, तीन काल की चर्चा मैं मूर्ति कला के अंतर्गत करूंगा। तो जो महाकाव्य एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो मूर्ति कला थी, उसमें हम लोग देखते हैं जो दो तरह की जो मूर्ति कला थी। एक जो राजकीय प्रसंग में राजाओं के द्वारा जो प्रसर दिया जाता था, दूसरा जो जो राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त आम आदमी के द्वारा लोक कला का प्रसार हुआ, संरक्षण हुआ। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें तीन तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी। पाषाण मूर्तियां में चट्टानों को काटकर स्तंभ के ऊपर निर्मित तथा स्वतंत्र रूप से बनाए जाते थे। ये जो मूर्तियां होती थी, जो पाषाण मतलब पत्थरों के होते थे, मिट्टी के होते थे, धातु के होते थे, तो हाथी दांत के होते थे। लेकिन हम लोग देखते हैं जो राजकीय प्रश्रम में जो भी मूर्ति कला बनाई जाती थी वो मिट्टी के नहीं होते थे। लेकिन लोक कला में काफी मिट्टी की मूर्तियां भी पाई गई है। अब मौर्य काल में हम देखते हैं कि जो पाषाण मूर्ति में उड़ीसा के धौली, उड़ीसा उड़ीसा के जो धौली जगह है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि जो चट्टान को काटकर हाथी का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया, जिसमें ये लगता है इसको आगे का भाग इस तरह से उकेरा गया है, जिसमें लगता है कि हाथी पहाड़ को काट के बाहर निकल रहा है। जो स्तंभ में हम लोग देखते हैं, जो भी स्तंभ हम लोग जो स्थापत्य कला एवं वास्तुकला में क्या अध्ययन हम लोग इसके बिहार स्पेशल में इसके पहले के वीडियो में किया था, उसमें हम स्तंभ की चर्चा डिटेल से किया था। उसमें हम लोग देखते हैं जो हंस है, हंस, हाथी, सिंह, बैल और पशुओं की बहुत सुंदर आकृति होती थी। हम लोग इसमें देखिए संकीसा, जो कि यूपी में है, यूपी के फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे जो हाथी है, रामपुरवा और जो लौरिया अंडर, दोनों बिहार के पश्चिम चंपारण में है। आप लोग याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण में दोनों है। यहाँ पे जो स्तंभ में वृषभ बैल का मिला है, यहाँ पे सिंह मिला है। इसके अलावा जो सारनाथ में जो चतुर सिंह, चार सिर एक दूसरे से पीठ सताए हुए जो खड़े हैं, इसका जो सारनाथ से जो मिला है स्तंभ, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी इसको अपनाया गया है। अब हम लोक कला पे आते हैं। तो लोक कला है क्या? जो राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त जो कला विकसित होती है, उसको हम लोग लोक कला के रूप में हम लोग देखेंगे। इसमें मूर्ति कला के कुछ जो सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं वो इस कला के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ये जो लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा, देखिए, स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा इसकी बनाया जाता था। साथ साथ जो लोक अभिरुचि के विषय हैं, आम आदमी के जो विषय हैं, उसको इसमें यूज होता था। तो सर्वश्रेष्ठ नमूने जो पाए गए वो यक्ष यक्षिनी की मूर्तियां हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यक्ष यक्षिनी, जो बिहार में काफी फेमस है। यहाँ पे इसको एक यहाँ के म्यूजियम में जाइएगा तो ये आपको मिलेंगे। तो पड़खम गांव है, वहां से यक्ष की मूर्ति मिली है। और पटना के जो दीदारगंज है, यहाँ से चामर ग्राहिणी की मूर्ति मिली है। तो काफी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन आता है कि यक्ष और यक्षिनी, जो चामर ग्राहिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आपको देखना पड़ेगा। यक्ष की मूर्ति पड़खम गांव से मिला है, चामर ग्राहिणी की जो मूर्ति है वो दीदारगंज से मिला है। साथ साथ पटना से भी जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी मिली है। ये जो सभी मूर्तियां होती है तो भूरे बलुआ पत्थरों से भूले बलुआ पत्थरों से ये बने रहते थे। तो इसको थोड़ा आपको याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। इन सभी जो मूर्तियों को काफी तलाश कर बनाया जाता था। अब मूर्तियों के वस्त्र एवं आभूषण पे हम लोग देखते हैं। तो वस्त्र एवं आभूषण काफी अत्यंत मनोहारी थे। यहाँ पे
मौर्य युग की जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां देखते हैं वो कालांतर में इसके बाद जो देखते हैं कि बुद्ध और बोधिसत्व की जो विशाल मूर्तियां बनी हैं वो इसी आधार पे बनी है। हम लोग बाकी के युग में खासकर बिहार के संदर्भ में देखते हैं तो पाल काल में बुद्ध एवं बोधिसत्व की काफी मूर्तियां पाई जाती है। तो वो जो पूर्व में जो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां बनी है उसी के आधार पे ये बने हैं। इस समय लोक कला पे अंतर्गत जो कलाकार थे वो मिट्टी की मूर्तियां भी बहुत बनाए थे। इस मूर्तियों में हम देखते हैं नर और नारी की मूर्तियां काफी पाई जाती है। राजकीय जो राजकीय हम लोग देखते हैं राजकीय मूर्ति मूर्ति के अंतर्गत मिट्टी का मूर्ति नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे लोक कला के अंतर्गत हम यहाँ पे मिट्टी की मूर्तियां हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त जो सारनाथ है, मथुरा है, बसार, कुम्हाल, ये मैं बसार देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से भी पक्षियों की काफी मूर्तियां यहाँ मिली है। अब हम लोग गुप्त काल में आते हैं। तो गुप्त काल की जो मूर्तियां होती थी वो आध्यात्मिकता मतलब जो पाषाण जो पूर्व में कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं के अलग हटके यहाँ के जो मूर्ति गुप्त काल में जो मूर्तियां थी आध्यात्मिकता, भद्रता और शालीनता को शो करता था। जो कुषाण काल में हम लोग देखते थे कि पारदर्शक जो वस्त्र विन्यास का प्रयोग होता था जिसमें कि जो मांसल सौंदर्य शरीर का जो मांसल सौंदर्य होता था उसको प्रकट करने का प्रयास किया जाता था। लेकिन गुप्त काल में इसका प्रयोग इसको ढकने के लिए किया जाता था। इसकी मूर्तियों में भद्रता होती थी, शालीनता होती थी। इस गुप्त काल में जो गुप्त राजाओं थे उन्होंने भागवत धर्म का संरक्षण किया। इस समय जो एक धार्मिक सहिष्णुता की भावना थी जिसमें सिर्फ भागवत धर्म का ही संरक्षण नहीं किया बल्कि इस समय जो बुद्ध अब धर्म था उसको भी मूर्तियां काफी पैमाने पे देखते हैं हम लोग। भागवत धर्म के अंतर्गत हम लोग विष्णु विष्णु शिव, सूर्य, गणेश, स्कंद, कुबेर, लक्ष्मी, पार्वती की मूर्तियां देखते हैं। इसमें से जो बुद्ध धर्म के अंतर्गत हम लोग और जैन धर्म के अंदर बुद्ध, बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बड़े पैमाने पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि जो सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से भी एक मूर्ति मिली है, बुद्ध की मूर्ति। सुल्तानगंज जो है जो बिहार का जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से मिली है। ये तामा निर्मित है। ये 7.5 फुट ऊंची है। आप लोग ध्यान रखिएगा 7.5 फीट ऊंची है। ये तामा निर्मित है। इसका जो बुद्ध का जो दायां भाग है वो अभय मुद्रा में है। ये जो मूर्ति है वो अत्यंत सजीव एवं प्रभावशाली है। इसके अतिरिक्त वैशाली से जो 2 चतुर्भुज शिवलिंग प्राप्त हुए हैं इसमें एक पे अभिलेख भी लिखा हुआ है तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त सहावा से कार्तिकेय की एक सुंदर मूर्ति मिली है। तो गुप्त काल की कुछ मूर्तियां हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा आपके साथ की। अब हम लोग देखते हैं पाल काल। काफी इंपॉर्टेंट है पाल काल मूर्ति कला के लिए, खासकर बिहार के आर्ट एंड कल्चर में इसका पाल काल का काफी इंपॉर्टेंट स्थान है। इस समय पाल कलाकारों ने एक नवीन शैली का सूत्रपात किया जिसको तारानाथ के द्वारा पूर्वी भारतीय शैली कहा गया। पूर्वी भारतीय शैली के रूप में एक मूर्ति कला के रूप में पाल काल में एक नवीन शैली का विकास हुआ। एक कांस एवं प्रस्तर माने कांसा और पत्थर की मूर्तियां इसमें बड़े पैमाने पे बनाई जाती थी। जो इसके प्रवर्तक थे वो धर्मपाल के काल में धीमान और जो देवपाल के टाइम में बीतपाल। तो काफी इंपॉर्टेंट है धीमान और बीतपाल, आप लोग नाम याद रखिए, हो सकता क्वेश्चन इससे आए। धर्मपाल के समय में धीमान और जो देवपाल के समय में बीतपाल के द्वारा जो पाल काल में एक नवीन शैली जिसको हम लोग पूर्वी भारतीय शैली कहेंगे उसका विकास होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो कांस मूर्तियां थी उसको सांचे में ढांस के बनाया जाता था। सांचे में जो सांचा ढांचा होता था उसमें वो ढाल के बनाया जाता था। इसके जो प्रमाण मिले हैं तो नालंदा के जो मंदिर संख्या 13 है यहाँ से इसके अवशेष मिले हैं। तो कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो कांस मूर्तियां थी उसके जो सर्वोत्तम जो नमूने मिले वो नालंदा से मिले हैं, फतेहपुर से मिले, कुकड़ीहार, अतिचक, इमादपुर, बोधगया और राजगीर से भी इसको मिले हैं। ये जो मूर्तियां थी मुख्य रूप से बुद्ध और बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर जिसको हम लोग बुद्ध का ही एक रूप मानते हैं, मंजूश्री, मैत्रेय, तारा के रूप में है। इसमें हम लोग पाल काल में देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार होता है, काफी प्रचार प्रसार तथा विकास होता है इसमें।
तो इसमें जो भी मूर्तियां ज्यादातर मिलती है वो बुद्ध धर्म से ही संबंधित होती है। तो ये जो जितनी मूर्तियां आती है सब बुद्ध का ही अनेक रूप है, उसी के रूप में इसको मूर्तियां वहां पर मिलती है। इस समय बौद्ध धर्म के साथ साथ जो भागवत धर्म थे उस समय भी उनकी भी कांस्य मूर्तियां मिलती है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं विष्णु, बलराम, सूर्य, उमा, महेश, गणेश आदि हिंदू देवताओं की भी मूर्तियां बनाई जाती है। इस समय कुछ बौद्ध विहार काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो नालंदा है, नालंदा बौद्ध विहार हो गया, औदनपुरी हो गया, इसके साथ साथ जो विक्रमशिला सोम सोमारूप है, यहाँ पे भी बौद्ध विहार में भी कार्यशालाएं, वर्कशॉप का आयोजन किया जाता था। ये वर्कशॉप में कांस्य प्रतिमाओं को किस तरह से ढलाई की जाए इसके बारे में बताया जाता था। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को भी, जो जितने भी स्टूडेंट लोग थे उनको भी किस तरह से मूर्ति बनाई जाती है उसका भी वहाँ पे कार्यशाला में उसका उपयोग होता था। जो भी पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी वो काले रंग के जो बेसाल्ट पत्थर हैं उससे उनको बनाया जाता था। जो काले रंग के जो बेसाल्ट जो पत्थर हैं, ये यहाँ पे देखते हैं, काले रंग का जो बेसाल्ट पत्थर है वो जो झारखंड में पड़ता है संथाल पर्ल का नाम, यहाँ से मंगाया जाता था। साथ साथ जो मुंगेर की जो पहाड़ियाँ थी, मुंगेर की पहाड़ियों से भी इसका मंगाया जाता था। यहाँ से जो बेसाल्ट, काले रंग के जो बेसाल्ट पत्थर बनाए जाते थे इससे ही पाषाण मूर्तियां बनाई जाती थी, जो कि बिहार और बंगाल में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी जो पालगढ़ की जो मूर्तियां हैं जो कि बेसाल्ट पत्थर से बनाए जाते थे, वो अभी जो जो म्यूजियम है नालंदा, बोधगया, पटना, लखनऊ, इवन विदेशों में भी लंदन, पेरिस, बर्लिन के जो म्यूजियम है वहाँ पे सुरक्षित है। यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कि जो मौर्य मूर्तियां थी वो सहज नहीं थी, जो कि हम लोग गुप्त काल में या मौर्य काल में भी देखते हैं। इसमें जो मूर्तियां थी वो आभूषणों से लदे रहते थे, मतलब कृत्रिमता कृत्रिमता प्रदान किया जाता था, आर्टिफिशियल टाइप का यहाँ इस समय की जो मूर्ति थी वो लगती थी। इसमें जो मेन आभूषण जो था उसमें किरीट, मुकुट, हार, कंगन, बाजूबंद का उपयोग किया जाता था। इस समय जो देखते थे कि जो बोधिसत्व और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों में नारी सौंदर्य तथा शक्ति का समावेश भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इस समय तक एक तंत्रवाद के प्रभाव में ही पुरुष मूर्तियों में जो पुरुष मूर्ति का जो शरीर होता था उसमें नारी सौंदर्य का आकर्षण ढंग से सजाने का काम किया जाता था। इसी को हम लोग प्रभाव देखते हैं कि जो बोधिसत्व और दूसरे देवताओं की जो मूर्तियां थी उसमें नारी सौंदर्य और शक्ति का समावेश देखने को मिलता है। इसका तंत्र भाव के प्रभाव में कारण ऐसा देखा जा रहा था। अब हम लोग चित्र कला के अंतर में देखते हैं तो चित्रकला में पाल शैली काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे पाल शैली, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग तथा मंजूषा जो कला है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पाल शैली है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के आर्ट एंड कल्चर को ध्यान में रखते हुए। तो 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में, 11वीं से 12वीं सदी के बीच में ये पाल शैली का जो संरक्षण है वो पाल राजाओं के संरक्षण में ये फलता फूलता है। इसी समय पश्चिम भारत की जो जैन लघु चित्रकला के साथ साथ पाल चित्रकला का भी विकास होता है। इसकी जो विशेषता थी इसमें इसकी चक्रधार रेखा और वर्ण की हल्की आभाएं काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें देखते हैं कि पाल शैली के जो सचित्र जो प्रस्तुत बुद्ध की जो तालपत्र पे जो पांडुरूपी है उसमें एक इंपॉर्टेंट देखते हैं अष्ट सहस्त्र का प्रगा पारमिता, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। इसमें तार पत्रों पे इस पे लिखा जाता है। इसमें देखते हैं कि 8000 पंक्तियों में जो लिखित उच्च कोटि की ज्ञान की एक पांडुरूपी है। ये अभी जो है वर्तमान में बोधलेयन पुस्तकालय ऑक्सफोर्ड जो कि इंग्लैंड में है यहाँ पे संरक्षित है। ये अष्ट सहस्त्रिका प्रगा पारमिता काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न चित्रों को इसमें समावेश किया गया है। इसके अतिरिक्त जो महायान परंपरा के विभिन्न देवी देवताओं का भी चित्रण इसमें किया गया है। अष्ट सहस्त्रिका प्रगामिता इसको हम लोग देखते हैं। इस जो पाल राजा जो रामपर हैं इनके शासन के 15वें वर्ष में जो नालंदा मठ है, अभी नालंदा जो बिहार शरीफ के पास है,
यहाँ नालंदा मठ में 11वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इसका संकलन किया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको ध्यान रखिएगा। अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, इसमें लाल नीले उजले रंगों को प्राथमिक रंगों से इसको सजाया गया था। अब इस समय देखते हैं कि नालंदा नालंदा विक्रमशिला और उदनपुरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नालंदा विक्रमशिला उदंतपुरी और सोमारो। इसमें पाल काल में काफी प्रसिद्ध जो बौद्ध महाविहार था। यहाँ पे समूचे दक्षिण पूर्व एशिया के विद्यार्थी तथा तीर्थयात्री यहाँ पे आते थे और यहाँ शिक्षा तथा धार्मिक शिक्षण यहाँ पे पाते थे। वो अपने साथ कांस एवं पांडुलिपि के रूप में बौद्ध कला, जो पाल बौद्ध कला था, वो का उदाहरण अपने साथ अपने देश ले जाते थे। इसी कारण जो पाल शैली है वो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और जावा तक आसानी से पहुंच चुका है। तो प्रारंभ में जो पाल शैली के जो चित्र है वो ताल पत्र पे बनाए जाते थे, लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कुछ कागजों पे भी इसको इन चित्रों को उकेरा जाता था। इस समय भित्ति चित्र मतलब जो दीवारों पे जो चित्र होता था वो भी पाल काल में मिला है। यहाँ पे जो एक उदाहरण है नालंदा के सराय स्थल पे, यहाँ से मिला है। यहाँ पे एक ग्रेनाइट के चबूतरे के निचले भाग में फूलों, पशुओं और मनुष्यों का चित्रण किया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिए। अब हम लोग पटना कलम पे आते हैं। तो पटना कलम है क्या? एक्चुअली क्या है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद शाही दरबारों में काफी जो कलाकार थे उनको प्रेशर नहीं मिला। वो अपनी आजीविका के खोज में देश के कई जगहों पे, कई शहरों पे गए। उसमें कई जो लोग थे वो मुर्शिदाबाद आए। जो मुर्शिदाबाद है बंगाल का, वहां पे आए। यहाँ पे मुर्शिदाबाद से जो अधिकतर जो कलाकार थे वो 1760 ईस्वी के दशक में इसमें पटना आए। उसमें पटना आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। पटना में भी जो पटना सिटी का जो मोहल्ला है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मच्छर हट्टा चौक और जो दीदार मोहल्ला है, वहाँ के आसपास में लोग जो आजीविका के संरक्षण खोज में यहाँ पे आए। और उस समय को जो पटना सिटी के जो महाजन थे, जो रईस थे, धनी व्यापारी थे, उच्च जो ब्रिटिश अफसर थे, इनके द्वारा इनका संरक्षण दिया गया। तो इसके बाद इसको देखते हैं कि एक इंडो ब्रिटिश शैली के रूप में भी इसको हम लोग कहते हैं। जो पटना कलम था, इसके जो प्रारंभिक चित्रों पे मुगल शैली तथा जो पहाड़ी शैली है इसका प्रभाव काफी हम लोग देखते हैं। लेकिन साथ साथ जो यूरोपीय प्रभाव भी, ताकि काफी जो उच्च ब्रिटिश अधिकारी थे उनके द्वारा भी संरक्षण दिया गया था। तो मुगल शैली तथा पहाड़ी शैली के साथ साथ जो यूरोपीय प्रभाव भी इसमें हमको देखने को मिलता है। इसमें जो मुगल शैली, यूरोपीय शैली के साथ साथ स्थानीय जो शैली है उसको भी हम लोग देखने को मिलता। तो हम यहाँ पे देख लेंगे तो पटना कलम में मुगल शैली, पहाड़ी शैली के साथ साथ जो यूरोपियन शैली के साथ साथ जो स्थानीय, जो पटना के जो स्थानीय शैली था उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है पटना कलम में। इसका जो चित्र थे वो आम आदमी से संबंधित होते हैं, आम जनजीवन जो संबंधित थे उसी इसमें हम लोग देखते हैं जो श्रमिक वर्ग के चित्र हैं। यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि जो टमटम गाड़ी, घोड़ा गाड़ी इसको हम लोग बोलते हैं, उस पर एक आदमी बैठ के जा रहा है। तो ये जो फोटोग्राफ्स है पटना कलम का, वो एक आम जीवन से संबंधित है। यहाँ पे देखते हैं श्रमिक वर्ग थे, आवागमन के जो दृश्य, आने जाने का दृश्य, बाजार का दृश्य, पाठशाला का दृश्य, त्योहार का, साधु संतों का दृश्य, इस तरह के पटना कलम में चित्र बनाए जाते थे। एक इम्पॉर्टेंट चित्र है महादेव लाड़ की रागिनी गंधारी। तो इसको आपको याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन है किसी किससे संबंधित है महादेव लाड़ की रागिनी गंधारी, तो आप लोग याद रखिएगा पटना कलम से। पटना कलम के अंतर्गत जो भी फोटोग्राफ्स थे, चित्र थे, वो सभी आम जीवन से संबंधित थे। इन चित्रों का जो विशेषताएं हम लोग देखते हैं तो इसमें इसकी पृष्ठभूमि या लैंडस्केप का ज्यादा प्रयोग इसमें नहीं होता था। जो मनुष्य की जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसकी ऊंची नाक, भरी बाहें और घनी मूछे को स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। जो पटना कलम का जो उत्कर्ष होता है वो 1760 से 1947 तक
1760 में हम लोग देखते हैं कि मुर्शिदाबाद से बहुत सारे जो कलाकार थे वो पटना में आते हैं, पटना सिटी में। तो इसमें 1760 से 1947 तक का उत्कर्ष देखते हैं। इसके बाद पटना कलम धीरे धीरे डिक्लाइन करता है और 1997 के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा को पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना गया है। इसका जो आखिरी संरक्षक थे वो राधा मोहन बाबू थे। तो कुछ नाम है जो कि आपको याद रखिएगा। अभी हम लोग देखते हैं जो पटना कलम है उसको जीवंत बनाने में जो उपेंद्र महारथी कला एवं अनुसंधान केंद्र है, आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट पटना है उसके अंतर्गत एक अनुसंधान केंद्र है उपेंद्र महारथी कला एवं अनुसंधान केंद्र, उसको इसको जीवंत बनाने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब पटना कलम शैली की विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अब कि पटना कलम शैली के अंतर्गत जो व्यक्ति चित्रों की प्रधानता होती थी। इस शैली में उकेरे गए चित्रों में आम जीवन से संबंधित दृश्यों का हम लोग दर्शाया गया। हम लोग अभी देखेंगे जो बाजार का, त्योहार का, साधु संतों का, आवागमन के दृश्यों का जो चित्र थे वो पटना कलम के अंदर काफी पाए जाते हैं। इसमें जो अधिकांश जो चित्रकारी थे वो लघु श्रेणी में थे, छोटे पैमाने पे बनाए जाते थे। इसमें अधिकतर जो थे कागज पे बनाए जाते थे, लेकिन कुछ जो चित्रकारी बाद में हम लोग देखते हैं वो हाथी के दांत पे भी होता था। तो कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखेगा। इसमें काफी देखते हैं कि जो दैनिक जीवन से संबंधित जो चित्रकारी थे वो काफी पाए जाते हैं। जैसे दैनिक मजदूर हो गया, मछली बेचने वाले, टोकरी बनाने वाले व्यक्ति आदि का चित्र हम लोग इसमें देखते हैं। पटना कलम के अंतर्गत जो थे वो रंगों का इस्तेमाल में हम लोग देखते हैं जो देसी पौधे होते थे, छाल, फूलों, धातुओं से बने रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अधिकतर जो रंग होते थे वो गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंग के होते थे। इसमें जो प्रमुख चित्रकार थे उसमें कुछ नाम है आप लोग याद रखिएगा। सेवक राम, हुलास लाल, जयराम, शिवदयाल लाल। इसमें जो अधिक जितने चित्रकार थे अधिकतर पुरुष ही थे, इसलिए इसको पुरुषों की चित्र शैली ही पटना कलम को बोला जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें जितने भी चित्रकार हुए हैं अधिकांशतः पुरुष ही हुए, इसलिए इसको पुरुषों की चित्र शैली बोला जाता है। इसमें एक विशेषता यह भी थी कि चित्र को लेखांकित करने के लिए पेंसिल का उपयोग किए बिना ब्रश का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट ब्रश से चित्रकारी इसमें की जाती थी, इसमें पेंसिल का उपयोग नहीं किया जाता था। इसमें देखते हैं कि जो पटना कलम की जो चित्र शैली थी वो समकालीन जीवन शैली का बड़ा ही सजीव एवं प्रभावशाली चित्रण पटना कलम के अंतर्गत किया जाता था। अब मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बिहार की कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने में मधुबनी पेंटिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। मिथिला क्षेत्र की जो मिथिला क्षेत्र जो कि दरभंगा का पूरा क्षेत्र हो गया, मिथिला क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यह कला सदियों से चली आ रही है। इसका जो प्रथम एविडेंस मिला है मधुबनी पेंटिंग का वो विद्यापति की जो कृति पताका है, महाकाव्य है, उसमें हम लोग मधुबनी पेंटिंग की पहली बार चर्चा मिलती है। इसमें मधुबनी पेंटिंग के अंदर 3 तरह के चित्र होते थे। भित्ति चित्र जो कि दीवारों पे चित्र होते थे, अड़िपन चित्र जो कि भूमि चित्रण होते थे, जमीन पे चित्रण किया जाता था, और पट्टी चित्र। ये 3 प्रकार के चित्रकला हम लोग यहाँ पे देखते हैं मधुबनी पेंटिंग कैसे। जो भित्ति चित्र थी, भित्ति चित्र के जो 2 तरह के जो चित्र बनाए जाते थे, एक तो जो गोसनी का चित्र जिसमें देवी देवताओं का चित्र होता था, दूसरा कोहबर के चित्र। कोहबर में देखते जो शादी ब्याह के अवसर पे दूल्हा दुल्हन को कोहबर में बैठाया जाता था, तो एक कोहबर का जो चित्र होता था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो गोसनी जो है यहाँ पे हम देखेंगे, जो गोसनी का जो चित्र होती थी उसमें देवी देवताओं के चित्र होती थी मुख्य रूप से। इसमें हम लोग देखते हैं कि इन देवी देवताओं में दुर्गा होती थी, राधा कृष्ण होते थे, सीता राम का चित्र होता था, सरस्वती का चित्र होता था। लेकिन जो कोहबर रहते हैं उसमें है कि कामुक प्रकृति के चित्र वहां पे बनाए जाते थे। इसमें जो ज्यामितीय एवं तांत्रिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता था। इस जो कोहबर के बाहर का जो पोर्शन होता था उसमें रति एवं कामदेव के चित्र बनाए जाते थे। एक कोहबर में जो पशु पक्षियों वनस्पतियों के प्रयोग जो सांकेतिक रूप से पशु पक्षियों वनस्पति का प्रयोग हम लोग देखे यहाँ पे देखते हैं। जैसे मांसाहारिता के लिए केला का प्रयोग करता था, कामोत्तेजना के लिए उत्तेजना के लिए मछली का प्रयोग, जो सी थे वो शक्ति का प्रयोग थे, काम वाहक का सुग्गा, इसको हम लोग पैरोट भी बोलते हैं,
पैरोट होता तो सुग्गा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग तोता भी बोलते हैं। वो काम वाहक का प्रतीक होता था। तो ये सांकेतिक रूप से इसका हम लोग उपयोग कोहबर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो कि मधुबनी पेंटिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम लोग अरिपन पे आते हैं। तो अरिपन जो होता था वो का भूमि चित्रण के रूप में अरिपन का यूज होता था। जो अरिपन भूमि पे आंगन या चौखट के सामने जो चित्र होता था, वो आंगन एवं चौखट के सामने भूमि पर जमीन पे बनाया जाता था। तो दीवारों पे हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं कि दीवारों पे पहले बनाया जाता था। जो अरिपन है वो जमीन पे बनाया जाता था, आंगन एवं चौखट के सामने बनाया जाता था। इन चित्रों में कूटे हुए चावल के साथ साथ पानी और रंग मिलाकर इसको बनाया जाता था। अरिपन में मुख्यतः 5 प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। इसका नाम यहाँ पे है। मनुष्य एवं पशु पक्षियों का चित्र होता था। फूल पेड़ फलों के चित्र होते थे। तांत्रिक प्रतीकों पे आधारित चित्र होते थे। देवी देवताओं का चित्र होते थे। तो स्वास्तिक दीप जो होता था उसका चित्र होता था। जो अरिपन होता था वो मुख्य रूप से दीवारों पे ही बनाया जाता था। इसके बाद हम लोग पट्टी देखते हैं, जो दीवारों पे ही बनाए जाते थे। मतलब हाल, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि कागज और कपड़ों पे भी ये बनाया जा रहा है। इसमें जो रंग थे उसकी विशेषताएं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें है कि जो नेचुरल रंग थे, नेचुरल जो प्राकृतिक तरीके से जो रंग प्राप्त होते थे, वो नेचुरल तरीका का जो रंगों का प्रयोग मधुबनी पेंटिंग में काफी हम लोग देखते हैं। इसमें काजल से काला रंग का प्रयोग, काजल हम लोग जो आंखों में लगाते हैं, काला रंग का प्रयोग काजल से किया जाता था। जो पीला रंग होता था वो चूना एवं बेल के पत्तों में दूध मिलाकर पीला रंग बनाया जाता था। पलाश के फूलों से नारंगी रंग का उपयोग करते थे, और जो कुसुम के जो फूल होते थे उससे लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते थे। जो सफेद जो रंग होता था वो चावल और उड़द के दालों से उसका प्रयोग होता था। इसमें हम लोग देखते हैं जो मधुबनी पेंटिंग में चटक रंगों का भी प्रयोग होता था। चटक रंगों में हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ चटक रंग है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो गहरा लाल रंग हो गया, हरा नीला काला रंग होता हो गया, इसको हम लोग चटक रंग के अंतर्गत इसको मधुबनी पेंटिंग में यूज करते हैं। इसमें कुछ हल्के रंगों का भी इस्तेमाल हम लोग देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे देखते हैं जो पीला हो गया, गुलाबी हो गया, जो नींबू रंग हो गया, इसको कुछ हल्के रंग का भी प्रयोग किया जाता है तथा कुछ चटक रंग लाल हरा नीला काला का प्रयोग होता था। तो कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये जो हम लोग बता रहे हैं मधुबनी पेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पेटी के साथ साथ जो मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें मधुबनी पेंटिंग पटना कलम क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए मैं इसको जो बता रहा हूँ काफी डिटेल से बता रहा हूँ, ताकि आपको जो मेंस हो या पेटी हो, दोनों में आप आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं मंजूषा कला, जो लास्ट कला है मंजूषा कला, उस पर हम लोग आते हैं। तो जो मंजूषा कला है वो अंग क्षेत्र के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो अंग क्षेत्र है वो भागलपुर का, जो बिहार का जो भागलपुर का क्षेत्र है, उसको हम लोग अंग क्षेत्र कहेंगे। तो यहाँ पे जो लोक कला बिहुला और बिसहरी के लोकगीतों पे आधारित है। तो बिहुला बिसहरी है क्या? ये जो लोक कथा है इसके अनुसार कहा गया कि जो शिव की 5 मानस पुत्रियां थी, जो अपने आप को पूजित होने के उद्देश्य से चंपानगर का जो शिव भक्त थे चांदो सौदागर, उनके समक्ष उपस्थित होती है। लेकिन जो चंदो सौदागर था, उन्होंने जो मानस पुत्रिया थी उसको पूजा करने से इनकार कर देती है। इस समय जो नाग, जो जिसको हम लोग बिसहरी के नाम से जानते हैं, जो नाग कन्याएं थी बिसहरी, वो चांदो को श्राप देती है, वो संतानहीन कर देती है, मतलब पुत्रहीन कर देती है। लेकिन जो चांदो सौदागर जो बहू थी बिहुला, वो बिसहरी के सहायता से ही अपने जो पति थे उसको वो जिंदा कर लेती है, और महादेव की प्रेरणा से जो चांदो सौदागर है वो बिसहरी की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। तो जो बिसहरी और बिहुला के जो लोक कथा है उस पे ही मंजूषा शैली आधारित है। इसमें जो रंग है वो आकृति का अपनी प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग होता है। आमतौर पर जो प्रतीकात्मक हम लोग देखते हैं सांकेतिक रूप से, लाल और गुलाबी होता है वो उत्सव का प्रतीक होता है। जो पीला रंग होता है वो विवाह का प्रतीक होता है। जो हरा रंग होता है वो विष दंश का प्रतीक होता है। जो बिसहरी में 5 जो मन विकार थे उसको भी प्रतीकात्मक रूप में देखा गया। इसमें काम क्रोध लोभ मोह और मद जो घमंड है उसको हम लोग भी प्रतीकात्मक रूप में इसको मंजूषा कैली में यूज हम लोग देखते हैं। अब हम लोग
देखते कि मंजूषा कली की विशेषताएं क्या थी। तो मंजूषा शैली की विशेषताओं में हम देखते हैं यहाँ पे 8 बॉर्डर जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक रेखा रेखा खींचने वाली कला है। ये इसको लोक कला के रूप में हम लोग देखते हैं, खासकर स्क्रॉल पेंटिंग में भी इसका उपयोग करता है। ये जो मंजूषा कली की जो अधिकतर चित्र है वो बिहुला बिसारी जो लोकगीत है उस पर ही आधारित है। तो अभी हमने चर्चा की इसको जो प्रमुख पात्र हैं जो मंजूषा कला के अंतर्गत हम लोग पात्र जो देखते हैं वो भगवान शिव हैं, मनसा देवी हैं, बिहुला है, बाला, हनुमान और चंदू सौदागर है। इसमें जो सीमाएं थी, सीमाएं के मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बॉर्डर बनाया जाता था, ये जो बॉर्डर बनाया जाता था लास्ट में, इसमें बेलपत्र, रहेरिया, त्रिभुज, मोखा और सांप की बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बॉर्डर बनाया जा रहा है, इस तरह का जो बॉर्डर बनाया गया है उस पे बेलपत्र, रहेरिया, त्रिभुज, मोखा और सांप का बनाया जाता था। तो हम समझते हैं कि जो मूर्तिकला और चित्रकला है काफी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ साथ अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।